हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे सब ठीक होंगे एंड अपने घर पे सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट 1 होगा। इसमें स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स पॉइंट से। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको समझाना है। जैसे आपने समझा होगा अभी तक चैप्टर 1 में, क्या आपने देखा कि चैप्टर 1 में एक चार्ज है, ठीक है। उस चार्ज के रिगार्डिंग आपने उस चार्ज के फील्ड की बात की, उस चार्ज पे फोर्स की बात की, उस चार्ज के रिगार्डिंग और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी और भी हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर 1 तो वहाँ पे वो चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ थे उनमें से ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है कि उनका पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या है आपका, देखो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस तो हम आगे देखेंगे, पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो, ये है आपका एक चार्ज, ठीक है। ये क्या है आपका एक चार्ज, जिसको हमने मान लिया ये कौन सा चार्ज है, ये हमने कह दिया ये सोर्स चार्ज है, ठीक है बेटा। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये एक सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज का काम क्या होगा कि ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। तो ये एक सोर्स चार्ज है जिसको हमने कह दिया ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके। तो इसके अराउंड एक रीजन होगा, रीजन और स्पेस अराउंड इट, यू कैन से रीजन और स्पेस अराउंड दिस गिवन चार्ज, ठीक है। इस स्पेस को हमने क्या कह दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे था, तो ये हमने भी बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है ड्यू टू दिस प्लस चार्ज, होती ही नहीं होती, बताओ। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है एक्चुअली। और ये वेरी कैसे करता है पॉइंट टू पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 1/r² के वेरिएशन होता है, ठीक है। ये सारी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें समझना क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, जब आप एक दूसरे चार्ज को, मैंने कहा बेटा यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। लेट्स से दिस चार्ज इज Q0, ओके। सपोज दिस चार्ज इज Q0, आपने एक चार्ज कंसीडर किया Q0। अब इस Q0 को हमने कह दिया कि ये हमारा कैसा चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब क्यों वो सोर्स चार्ज है, क्यों ये टेस्ट चार्ज है, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो, ये सोर्स चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज यानी एक ऐसा चार्ज को लेकर जाएंगे जिस पे हम ये चेक करेंगे कि उस पर फोर्स कैसा आ रहा है, उस पर फोर्सेस का नेचर कैसा है, उस पर किस तरीके से क्या कहते हैं फील्ड पोटेंशियल कैसे क्रिएट हो रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसको उस पर वर्क डन कैसे करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको बेटा एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है। लेट्स से दिस इज Q0। अब इस Q0 को जब आप मूव कराओगे इस रीजन में, बहुत ही ध्यान से समझना, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक सोर्स चार्ज है जिसके नियर रीजन में, जिसके रीजन मतलब जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपने एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, ठीक है। तो देखो, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो और इसके रीजन में ले जा रहे हो, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जा रहे हो। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जब आप लेके जाओगे तो बेटा आप इसके रीजन में अब आ चुके हो, ठीक है। दो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि या तो इसको जब आप मूव कराओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर ही मूव करा लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या तो फिर बेटा बाहर आउटसाइड इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं, इनफाइनाइट से मूव करा दो किसी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ समझो। तो ये बेटा चार्ज आपका क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, अब आपका यहाँ आ गया, ठीक है। चलो, ये टेस्ट चार्ज यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ आया इस फील्ड में, तो इस फील्ड, इसकी फील्ड कितनी थी, E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और वो फोर्स कितना होगा, इट अप्लाई अ फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। और वो फोर्स कितना आएगा, दैट फोर्स इक्वल्स टू Q0 टाइम्स E। कितना आएगा, Q0 टाइम्स E। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स
applied on the test charge in the region of the सोर्स चार्ज, ठीक है, इन द रीजन ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है तो बेटा उस पर इलेक्ट्रिक जो ये सोर्स चार्ज है ये क्या करता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई कि ये फील्ड किसका है, सोर्स का है, ठीक है। और ये क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे थे, उस पर आपने देखा एक फोर्स अप्लाई हो गया, दैट इज क्यू नॉट ई। अब यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आता है बेटा, यहीं से तो हमने पढ़ा था ना कूलॉम्स के बारे में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिखोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे के क्यू नॉट बन गया, देखो के क्यू एंड क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, बताओ, ये वही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्सेज इस पे लग रहे थे, समझना इस टेस्ट चार्ज पे, इसका अब हम नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नेचर क्या है। देखो पहले हम क्या समझेंगे इसके नेचर के बारे में, ठीक है। ये सोर्सेस का नेचर क्या है, जब आपका चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेकर आओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज का अपोज करेगा। अगर आप अपोजिट चार्ज लेकर आ रहे हो तो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर आपने वर्क डन किया तो वो वर्क डन कहाँ जाएगा, वही वर्क डन आपका स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हर जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट क्या था, यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि एक सोर्स चार्ज है जिसके सराउंडिंग में एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में आपने एक टेस्ट चार्ज को मूव कराया, जैसे ही आप लेकर आए उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, दैट इज क्यू नॉट टाइम्स ई, ठीक है। अब इस फोर्स के नेचर की बात करते हैं। तो हमने देखा है ऑलरेडी इस फोर्स के नेचर की बात हम कर चुके हैं, क्योंकि ये फोर्स फॉलो करता है 1/r² रूल, फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। तो जब ये फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r² है तो इसका मतलब क्या होता है, ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव नेचर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा बेटा कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव नेचर होता क्या है जरा उसको भी समझते हैं, देखो, ठीक है। और भी हम बता चुके हैं आपको कि इस तरीके के फोर्सेस सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं और ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब समझो, देखो कंजर्वेटिव नेचर होता क्या है, देखो आप लिख सकते हो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है। एक फोर्स आपका कंजर्वेटिव कब होगा, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done under this force is independent, ठीक है, independent of the path followed by the charge particle, ठीक है, followed बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा, जरा देखो, जब हम इस चार्ज को लेकर आ रहे थे, देखो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको 1 by 1 समझाएंगे, पहले आप थोड़ा बेसिक समझते चलो, ठीक है। जब आप इस चार्ज को लेकर आ रहे थे तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आ गए, ठीक है। तो बेटा आपने किस पाथ से, मतलब इस चार्ज को लेकर आए हैं, आप किस पाथ से, इस पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन, देखिए, क्योंकि आप इधर से भी लेकर आओगे तो भी आपको वही वर्क डन मिलेगा, जब आप इधर से लेके जाओगे तो भी आपको वर्क डन सेम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन इंडिपेंडेंट है इसके पाथ्स पे। जब आप चार्ज को मूव करा रहे थे उसके पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो जब पाथ से इंडिपेंडेंट है तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। तो आप अगला पॉइंट क्या लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 1 by 1। तो ये क्या समझ में आ गया, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि वो चार्ज की लोकेशन क्या है, ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब जरा थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ते हैं बेटा 1 by 1 टॉपिक के साथ।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने क्या देख लिया, फोर्स का नेचर देख लिया, ठीक है। याद रखना है फोर्स आपका इन्वर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नेचर कंजर्वेटिव नेचर होता है। और कंजर्वेटिव नेचर को हमने डिफाइन कैसे कर दिया कि एक फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव कब हो सकता है, जब द वर्क डन अंडर दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो हमने लिख दिया इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या पोजीशन भी कह सकते हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि पोजीशन ही तो आपको कंसीडर करना होता है ना, पोजीशन वेक्टर उस पर डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, अभी इसके बाद ही ये टॉपिक है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें टॉपिक। यहाँ तक क्लियर है? देख लेना आप बेटा ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो सिंपल सी बात है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के रीजन में लेके जाओगे तो बेटा बुरा तो लगेगा ना। बुरा लगने का मतलब मान लो कि मेरा रीजन, मेरा एरिया है, ठीक है, और उस मेरे एरिया में कोई दूसरा आके गुंडागर्दी करे, मतलब कोई भी बात है, सिंपल सा एग्जांपल की बात है, तो बुरा तो लगेगा, क्योंकि आप मेरे रीजन में आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ना। तो दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज दिस फोर्स, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Q नॉट टाइम्स E होता है, और वो कंजर्वेटिव नेचर, ये तो नेचर बता चुका हूँ, कंजर्वेटिव होता है। क्यों कंजर्वेटिव होता है ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अंडर में जो वर्क डन होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ओके चलो ठीक है, एक मिनट, तो ये आपका चैप्टर 2 था। ओके सो द फर्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ आपका फर्स्ट टॉपिक है बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, द फर्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हेडिंग है, लेकिन ये कुछ बड़ा सा हेडिंग है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल वही है कि जो अभी हमने बताया कि आपको बताना है कि किस तरीके से जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी ये वर्क डन बता रहा है, ये वर्क डन किस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल, किसके इंडिपेंडेंट, ऑन द नेचर ऑफ द पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि नेचर ऑफ द पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन, ये इस हेडिंग का मतलब है, ठीक। अब आ जाओ स्टार्ट करें थोड़ा। देखो हमने पहले मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, जैसा कि हमेशा हम मानते आ रहे हैं, ठीक है। आपने मान लिया कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। नाउ हमने कंसीडर किया एक सोर्स चार्ज, कंसीडर किया था, तो लेट से द सोर्स चार्ज इज +q एंड यू कैन से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कि आपका क्या है, सोर्स चार्ज है। अरे भाई सोर्स चार्ज है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे होंगे, क्योंकि प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस प्लेन में, ठीक है, ठीक है, हमने कुछ इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू दिस +q चार्ज, ओके, आउटवर्ड दिख रहा है। अब आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, अब हमने बताया था ना आपको 2 कंडीशन थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हो तो भी वर्क डन करना होगा, और अगर आप किसी बाहर से यानी इनफाइनाइट से बहुत ही दूर से आप किसी रीजन में आ रहे हो तो भी आपको वर्क डन करना होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो फर्क मैं अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, पहले यहाँ समझो। आपने मान लिया लेट्स से एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी आर्बिट्ररी पाथ मान लिया, लेट्स से दिस इज द पाथ A to B, ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे A to B इज द पाथ, ठीक है, ये AB क्या है, इज द पाथ, किसका पाथ, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कौन सा चार्ज बेटा, टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम कौन सा चार्ज लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। तो लेट्स से द टेस्ट चार्ज इज एट पॉइंट A, ठीक है, दिस इज Q नॉट,
समझना बहुत ही ध्यान से। ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये क्यू नॉट है, यहाँ पे है टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसको हम ए से बी तक लेकर जाएंगे, ठीक। अब समझो, जब आप ए से बी के लेके जा रहे थे तो लेट्स से एट एनी टाइम एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, मान लो लेट्स से पॉइंट पी, ठीक है, आर्बिट्ररी पॉइंट पी, और उस पॉइंट पे हमने मान लिया कि पॉइंट पी टू क्यू एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेट्स सी पी टू क्यू, लेट्स सी पी टू क्यू, ये आपका क्यू है, ठीक है, लेट्स सी पी टू क्यू एक आर्बिट्ररी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज डी एल, हमने मान लिया लेट्स से दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है अगर तो बता देना, मैं इसको थोड़ा ठीक से बता दूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पाथ पी टू क्यू एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डी एल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसे हम मानते हैं ना आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट डी एल, ठीक है, आई बात समझ में। तो जब ये चार्ज को आप लेकर आ रहे थे तो इस टाइम पे पॉइंट पी पे होगा भाई, ये क्यू नॉट चार्ज है, ये पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया मूवमेंट, एट एनी टाइम आपने मान लो कि पॉइंट पी पे आ गए, तो पॉइंट पी पे आ गए तो बेटा वहाँ पे चार्ज आ गया सर्टेन टाइम पे। अब चार्ज यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और फोर्स कितना मिलेगा, दैट फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम सी, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब आप आगे बढ़ते हो तो देखो आपको मैंने बताया था जैसा कि ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट, तो इनके पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे हमने बताया था डेफिनेशन में, तो यहाँ पे उसी को हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज ओ, ये हमने मान लिया ओ टू ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पॉइंट ए, और इसका मान लिया हमने आर ए, ठीक है, याद रखना आर ए। यहाँ से ओ टू बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जिसको हमने मान लिया आर बी, ठीक है, आर ए एंड आर बी, ठीक। अब देखो हमने मान लिया एक आर्बिट्ररी पॉइंट पी, जिसको हमने मान लिया लेट्स से ओ टू पी इज अ यू कैन से आर्बिट्ररी पोजीशन वेक्टर, यू कैन से दिस इज वेक्टर आर, हमने क्या मान लिया, वेक्टर आर मान लिया, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद निकल के आता है कि हमने मान लो बेटा देखो इस पॉइंट पे जब आए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नहीं, बताओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डीएल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, लिखते हो कि नहीं लिखते। तो इसमें बेटा आप डायरेक्शन किसकी लेते हो, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखो किधर है, इधर दिख रही है, ई की डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। तो आपको ई की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना होगा, तो ये डीएल है, डीएल का ई की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, तो यहाँ से लेट से दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, लेट से दिस इज एंगल थीटा, तो ये डीएल का जो ये कंपोनेंट आएगा ई के डायरेक्शन में कितना आएगा, डीएल कॉस थीटा, सो यू कैन सी दिस कंपोनेंट विल बी डीएल कॉस थीटा, ठीक। एक मिनट जरा देखो ये विजिबल है या नहीं, हाँ दिख तो रहा है बेटा, ओके ना। तो ये हमने देख लिया कि ये क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, डीएल कॉस थीटा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। जैसा कि हमने आपको बताया, क्या बताया, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। तो देखो जब आप एक्चुअल में जब वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन आप कैसे निकालते हो, नॉर्मली वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वर्क डन आप कैसे निकालते हो, एफ इंटू डी डिस्प्लेसमेंट ऐसे जो निकालते हो, ठीक है। तो भाई वर्क डन आप ऐसे निकालते हो, और इस एफ को आपने क्या बताया था, यहाँ पे क्यू नॉट ई इंटू बताया था, क्यू नॉट इंटू ई बताया था ना, एफ इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे इंटू डी हो गया, ठीक है। तो अब बेटा आप इस क्यू नॉट को इधर भेज दो, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू डी, ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, नॉर्मल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ये, मान लो ये डीएल है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो हम डीएल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, तो यहाँ से बेटा आप क्या निकाल सकते हो, क्यू नॉट इधर जाए, यहाँ पे डीएल हो जाएगा, देखो इसमें कोई दिक्कत। अब हमने मान लिया कि लेट से जो टेस्ट चार्ज है ये 1 यूनिट है, कितना है, टेस्ट चार्ज 1 यूनिट है, तो क्यू नॉट की वैल्यू हमने मान लिया 1 यूनिट है, ठीक है, 1 मान लिया हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डी एल, ठीक है, देखो हो गया नहीं वर्क डन। तो ये क्या था, एफ डॉट डी एल, यहाँ से हो जाएगा ई डॉट डी एल यानी ई डी एल, ठीक है, तो यहाँ से आएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डी एल, ठीक है, आया कि नहीं आया बताओ। तो ये समझो जरा, ये ई डी एल तो है लेकिन ये डब्ल्यू होना चाहिए कि डी डब्ल्यू होना चाहिए, सोचो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू हो गया, यानी ये सारी चीज़ें डी डब्ल्यू है, ये क्या है सब, ये डी डब्ल्यू है। अब आपको चाहिए टोटल वर्क डन, भाई आपको टोटल वर्क डन चाहिए, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट,
तो आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो W आपको कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है dW कितना है, E dl है, दैट इज इक्वल्स टू E डॉट dl। आया कि नहीं आया? देखो तो ये लाइन इंटीग्रल, देखो ये क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल इसलिए क्योंकि लाइन के रेस्पेक्ट में है, एल के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ई डी एल, ई डॉट डी एल। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप सिंपली कह सकते हो ई डॉट डी एल इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये वर्क डन किस लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को 1 ले रखा है, और पॉजिटिव इसलिए ले रखा है क्योंकि हमारा सिंप्लिसिटी के तौर पे प्लस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आप कह सकते हो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन कौन करेगा, तो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो टेस्ट चार्ज को आप मूव कर रहे हो, लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं किया कहाँ से कहाँ तक। जब आप सिर्फ डीएल की बात करते हो, डीएल की, तो डीएल कहाँ से कहाँ जा रहा था बेटा, पी टू क्यू जा रहा था, ठीक है। तो ये डीएल वाला क्या हो जाएगा, ये पी टू क्यू होगा व्हेन इट इज मूविंग पी टू क्यू। लेकिन अगर आपने इसी को क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया W इक्वल्स टू ई डी एल एंड इंटीग्रेशन आपने ए टू बी कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, ए टू बी, मतलब आपने पाथ को ए से बी तक चेंज कर दिया पूरा। तो अब ये क्या होगा, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमने क्या बताया, ये हमने आपको बताया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई डी एल, ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। इतनी बात तो क्लियर हो गई, वर्क डन, और वर्क डन किस पे, वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को यूनिट ले रखा है, वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, याद रखना। और कौन वर्क डन कर रहा है, तो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो यहाँ तक आई थिंक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा, अभी हमने सिर्फ वर्क डन निकाला है, ठीक है। इसके बाद अभी एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। देखो थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जरा देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो ये W है, दिस इज द W, वर्क डन है W। इसको मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझना ध्यान से। ये इंटीग्रेशन A टू B है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और अभी वेक्टर में है, तो वेक्टर में आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा। देन यू हैव टू राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये कौन सा Q होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, सोर्स का, तो ये सोर्स वाला चार्ज है, ठीक है, डिवाइड बाई R स्क्वायर क्यू हमने कह दिया, हमने माना एट एनी पॉइंट P, पहले हम आर्बिट्री किसी पॉइंट P पे निकाल लेंगे, इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तभी तो आएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, हमने मान लिया, लेट्स से द डायरेक्शन इज आर कैप, क्या लिखा हमने, आर कैप डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया डॉट TL। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वाला चीज़ मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक, यहाँ से आते हैं, ज़रा देखो, ठीक है, ओके। देखो तो आपके पास वर्क डन है W इक्वल्स टू, आपके पास क्या क्या चीज़ें, देखो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, Q आ जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, इंटीग्रेशन ओवर 1 और स्क्वायर बच गया, ठीक है। याद रखना ये A टू B इंटीग्रेट हो रहा है, और वो आर कैप DL बचा, तो देखो उसको आप लिखोगे, यूनिट वेक्टर है तो उसको आप लिख सकते हो 1 A डॉट B, क्या होता है AB cos थीटा, तो 1 यहाँ DL, और फिर आपने क्या लिख दिया 1 DL cos थीटा, क्या लिख दिया आपने 1 DL cos थीटा, ठीक है, 1 DL cos थीटा, ठीक है। चलो तो आपने क्या लिखा 1 DL cos थीटा, देखो बेटा यहाँ से ध्यान से ज़रा समझो। इसके बाद W इक्वल्स टू आप क्या निकालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर A टू B 1 ओवर R स्क्वायर 1/R स्क्वायर, यहाँ क्या बचा DL cos थीटा। अब इस DL cos थीटा पे एक बार आपको डिस्कशन करना है, ज़रा ध्यान से देखो। देखो बेटा ये जो O टू P दिख रहा है आपको R, ठीक है, ये R की डायरेक्शन है,
तो हमने बताया था आपको कि बेटा यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो आर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम इस पी क्यू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, जो कि डी एल कॉस थीटा होता है। तो यही तो डी एल कॉस थीटा था जो हमने आपको बताया था। अब ये डी एल कॉस थीटा है तो बेटा इसको डी एल ना लिख के क्या मैं डी आर लिख सकता हूँ। लेट्स से दिस इज डी आर, तो आपने क्या लिख दिया डी आर। क्यों मैंने डी आर लिखा, क्योंकि डी आर की डायरेक्शन डी एल की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया इसको डी आर। ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू बी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ज़रा ध्यान से देख लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो तो आगे देखेंगे। ये जो ए टू बी इंटीग्रेशन है, अब देखो ये ए टू बी तक अभी तक तो सही था, अब इंटीग्रेशन फाइनली किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेटली ये पोजीशन वेक्टर ही तो होंगे, आर ए एंड आर बी, जो हमने बताया था आपको आर ए एंड आर बी। तो आप इसको लिख दोगे कि यहाँ पे कि दिस विल बी आर ए, लिमिट क्या हो जाएगा आर ए एंड दिस विल बी आर बी, ये लिमिट हो गया आपको। अब आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देना है, तो वैल्यू कितनी आएगी इंटीग्रेट करके बता दे रहे हैं, देख लो। ठीक है, देन द वैल्यू बिकम्स, आप लिखोगे यहाँ से वर्क डन इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर आर ए आर बी, ये आर 1 बाई आर स्क्वायर है, इसको आर की पावर -2 लिख सकता हूँ डी आर। इसको आप ज़रा सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आर टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटीग्रेशन ओवर आर ए और ये आर बी, ये लिमिट हमने लगा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करो कितना आएगा, ये देखो r टू द पावर -2 + 1। ठीक है, ये कितना आएगा r टू द पावर -1, ये -2 + 1, ये माइनस अपने आप हो जाएगा। देखो -2 + 1 -1। ठीक है, तो ये माइनस जो है इसका माइनस में क्या कर लेता हूँ, इसका माइनस ऐसा कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका माइनस मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसका माइनस नीचे से, और यहाँ ऊपर बच गया 1 बाई आर हो जाएगा, बिकॉज आर टू द पावर -1 होगा। सो दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन। फाइनली वी कैन राइट -1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस विल बी आर बी -1 बाई आर ए। ठीक है, अभी देखो ये माइनस दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर ए। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो ये पहले आएगा, ये बाद में, आर ए -1 बाई आर बी। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको विजिबल होगा, एक बार देखो, आई थिंक विजिबल, ओके ओके। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ से ये क्लियर हो गया, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, अब इस वर्क डन को जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से वर्क डन डिपेंड ऑन आर ए एंड आर बी। बताओ सिंपली डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और आर ए एंड आर बी क्या था, पोजीशन वेक्टर है। तो यही तो हमने स्टेटमेंट कहा था कि वर्क डन विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर कह सकते हो। सिंपली पोजीशन पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके पाथ पे। पाथ किधर से भी लेके जाओ डजंट मैटर। ठीक है, वर्क डन हमेशा यही आएगा। ओके, देखो इसको और भी किसी फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि सिंस वर्क डन ही हमारे पास क्या होता है, यही वर्क डन इक्वलिटी किसके होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं से क्वेश्चन क्या आता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू दिस मच। देखो ये भी W, ये भी W, क्योंकि यही तो वर्क डन था, ये तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। इसका मतलब कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पॉइंट A टू पॉइंट B है, विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ आर ए एंड आर बी, पोजिशन आर ए एंड आर बी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए मैंने थोड़ा आपको स्लो पढ़ाया है। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे। ठीक, जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे हम पढ़ाते जाएंगे।
तो यहाँ तक हमें क्या दिख गया, एक्सप्रेशन क्या मिल गया, वर्क डन इक्वल्स टू, देखो एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, वर्क डन कह लो या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और हमने आपको बताया था ए टू बी होता है, यही वर्क डन होता है, और ये कितना आया है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी, दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के बेस्ड पे कुछ प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या निकल के आती है जरा देखते हैं उसको भी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि बेटा क्या किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा, भाई कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा, ये बात तो याद रखना। ठीक है, और वो कैसे होगा वही हमें यहाँ देखना है। तो इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं फटाफट। द फर्स्ट पॉइंट, इसके प्रॉपर्टीज कह लो, इसके कुछ क्या कह सकते हैं इसको, एक मिनट देखना पड़ता है बेटा बार बार, क्योंकि क्या है कि जब आप अकेले वीडियो बना रहे होते हो तो पता नहीं चलता कि कब वीडियो बंद हो गया और कोई प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से बीच में देखना पड़ता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या लिख सकते हो, ए टू बी ई डी एल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो इसी को क्या कर देंगे, दिस इज जीरो, यहाँ लिख देंगे फॉर अ क्लोज पाथ, फॉर अ क्लोज्ड पाथ। अब ऐसा क्या है इसका मतलब, देखो भाई ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, ये टेस्ट चार्ज था ना, सोर्स चार्ज। ठीक है, आपने कहा कि सर हम ए टू बी जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ठीक है, आप इधर से गए, वापस बी से ए चले आए इधर से, तो बेटा जरा ये पोजीशन वेक्टर थी आर ए और ये आर बी, मतलब समझिए आपने, समझ गए हो गया आई थिंक। ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है, आप ए टू बी इधर से गए, बी टू ए वापस चले आए, तो ये क्लोज पाथ बना नहीं बना, तो इसको हमने मान लिया पाथ 1, दिस इज पाथ 2। ठीक है, तो जब पाथ ए के अलोंग जाओगे तो आपने लिखा कि लाइन इंटीग्रल अलोंग पाथ ए। ठीक है, अलोंग पाथ 1, आपने कहा लाइन इंटीग्रल अलोंग पाथ 1 कितना आएगा जरा देख लेते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एल। ठीक है, यही तो होगा, देखना कहाँ से जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, तो ये ए टू बी होगा, ए टू बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और जीरो बोला गया है। ठीक है, प्लस दूसरा भी तो देखना पड़ेगा, बी टू ए जा रहे, टोटल वर्क डन जीरो होगा ना, क्योंकि क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन जीरो, तो टोटल देखो दूसरे पाथ में जाओगे तो ये कितना है, ये अलोंग पाथ 2 अलोंग बी टू ए जा रहे हो, यानी ये बी हो जाएगा, दिस इज ए, बी टू ए जा रहे हो। ठीक है, वंस अगेन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वहाँ से क्या आएगा, देखो ये ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी के लिए हमारे पास है फॉर्मूला 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। ठीक है, ये ओके। सो स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे द वर्क डन अलॉन्ग दिस पाथ 1 ये कितना होगा, दिस मच, अलॉन्ग द पाथ 2 कितना आएगा, ये बी टू ए जा रहा था, जब बी टू ए जा रहा था तो ये कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ठीक है, जब आप इनको ज़रा सॉल्व करोगे, देखो ये वाली चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, ये वाली चीज़ें कॉमन ले लोगे। ठीक है, 1 अपन आर ए देखो ये कट जाएगा इससे, 1 अपन आर बी ये कट जाएगा इससे। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये कॉमन आ जाएंगे, बाकी सारे वैल्यू अपने आप कट जाएंगे एंड द टोटल सम बिकम्स 0। ठीक है, सो द सम अलोंग द क्लोज पाथ इज 0, यानी वर्क डन का ये जो सम आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है किसी भी क्लोज पाथ में। ये चीज़ आपको बस बताना था। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें समझना है, दूसरा पॉइंट ये समझना है बेटा, सिंस वी नो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय दिस मच फ्रॉम ए टू बी, राइट, दिस इज द स्टेटमेंट। लेकिन अगर अगेंस्ट की बात करें, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द वर्क डन विल बी, वर्क डन फिर क्या आएगा, अगेंस्ट E के वर्क डन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी इन माइनस ए टू बी एंड ए डी एल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि द वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन दिस टू चार्जेस, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हमने बताया था ना कि वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट, वर्क डन विल बी, हमेशा वर्क डन नहीं, हमेशा आपको लाइन इंटीग्रल भी मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी मिलता है कि लाइन इंटीग्रल, वैसे लाइन इंटीग्रल हो या वर्क डन हो बात एक ही है। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, सो द लाइन इंटीग्रल या वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट
ऑफ द पाथ, ठीक है। पाथ के इंडिपेंडेंट होता है और किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। ये मैं बात कर चुका हूँ। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको अब बात करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा बेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड द you can say the potential from the line integral of electric field, ठीक है। so the electrostatic potential difference and potential, ठीक है। और ये कहाँ से निकालना है हमें, फ्रॉम लाइन इंटीग्रल, ये याद रखना आपको, कहाँ से निकालना है, फ्रॉम लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल को हमें यूज़ करना है, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने ये एफ लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, फिर से वही सारी चीज़ें करेंगे जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। देखो, दिस विल बी जेड, ये एक्स, ये वाई हो गया। आपको पता है यहाँ पे एक सोर्स चार्ज होगा क्यू, जिसकी हमने मान लिया पॉइंट ओ पे है, ओरिजिन है मान लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि बाहर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से बाहर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी ना, उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर से आपने पाथ कंसीडर करना है। आपने मान लिया कि दिस विल बी द पाथ ए, दिस विल बी द पॉइंट बी। ये पाथ ए टू बी मतलब जा रहे हैं, पॉइंट ए एंड बी है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ओ ए, जिसको हमने कह दिया आर ए। ओ टू बी, ये हमने कह दिया पोजीशन वेक्टर आर बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। जब पॉइंट पी तक आएंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने बताया ना कि लेट्स से एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। अब याद रखना है कि यहाँ पे ए टू बी किसको लेके जा रहे हैं हम, टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो दिस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को, ये हमारा क्या था, ये हमारा सोर्स चार्ज था, याद रखना, ठीक है, ओके। तो जब आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे थे, हमने माना एट एनी टाइम एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, जिस पे हमें क्या देखना है, इस चार्ज की बात करनी है, फोर्स के बारे में। तो जब बेटा इस चार्ज हमारा पॉइंट पी पे जाएगा, तो देखो यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेज लगते हैं। वो कौन कौन से फोर्सेज, ज़रा ध्यान से देखो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स लगेगा, चार्ज इस पे, यहाँ पे, ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पे है ना। अब ये चार्ज अब यहाँ पे आ चुका है, क्यू नॉट। तो इस पे दो फोर्स लगते हैं, एक फोर्स लगेगा इधर इस साइड, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई। अगर आप सोचो बेटा, एक सिंगल चार्ज पे अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चला जाएगा चार्ज, ठीक है। लेकिन हमें चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर हमें चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब इसके इस पोजीशन पे हमें फिक्स रखना है कि उसके पोजीशन वो इधर उधर ना मूव करे, ठीक है, अपने पोजीशन पे रहे, तो उस केस में आपको एक अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और कितना फोर्स लगाना होगा, तो सेम एज इट इज जितना आपने इधर फोर्स लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, हम फोर्स इधर लगाएंगे ताकि ये चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो आपने फोर्स इधर लगा दिया, और इसी के अपोजिट दैट विल बी इक्वल्स टू, कितना आएगा यहाँ पे फोर्स आएगा माइनस क्यू टाइम्स सी, ठीक है। कितना आएगा, माइनस क्यू टाइम्स सी, आपने लिख दिया। अब ये पी टू क्यू आप मूव कर रहे थे, ठीक है, और ये आपने मान लिया था, क्या माना था यहाँ पे भी, डीएल, ठीक है। दिस विल बी डीएल, ठीक है, जो आपका पी टू क्यू तक जा रहा था, ठीक है। चल याद रखना, ये किसका है, ये फोर्स का डायरेक्शन है क्यू नॉट ई, जो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अलग से बना के आपको समझा दे रहे हैं। ये पॉइंट पी है, इस पे एक डायरेक्शन इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर क्यू नॉट ई, इसके अपोजिट इधर लग रहा है क्या, माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है, टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और आपका ये पी टू क्यू जा रहा है, ठीक है, दिस विल बी डी एल, और ये पी टू क्यू आप जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। और क्या हमने बताया था, ये हमने मान लिया था, लेट से ओ टू पी, ये जो है ये वेक्टर आर है, ये क्या है, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, हमने ओ पी को पोजीशन वेक्टर आर माना था, ये वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, ठीक है। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है।
तो चलेंगे, पहले आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डिफाइन करते हो किसी भी दो पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन per unit test charge in moving from one point to the another point against the electric field। याद रखना, इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो बेटा। आपको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स यू कैन डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यू कैन से इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, amount of work done per unit test charge, amount of work done per unit test charge, amount of work done per unit test charge in moving, ठीक है, from point, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉइंट A to B तक मूव कर रहे हैं, और किसके अगेंस्ट में हमें काम करना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें यहाँ पे काम करना है, या फिर कह सकते हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन तो सेम है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है, ऑब्लिक करके आपने फोर्स भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगेंस्ट में काम करना है, और अगेंस्ट में काम करने में जो भी क्या कहते हैं वर्क डन हमें होगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन हो रहा है, पॉइंट ए एंड बी के बीच में। अब समझो जरा कंसेप्ट को, हमने क्या माना था यहाँ पे, हमने आर्बिट्ररी कोई पॉइंट P माना है, ठीक है, तो पॉइंट P से Q तक हम जा रहे हैं, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहा है, हमने माना लेट्स से द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट A इज V है, ठीक है, लेट्स से द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज VB, जो A to B तक जा रहे हैं ना हम, A to B तक, तो हमने मान लिया B में पोटेंशियल V भी है, A में पोटेंशियल V है, तो हमें इनका डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है, तो VB माइनस B हमने कर लिया, ठीक है, आप डिफरेंस ले सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन, क्या हमने बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब ये आपको टेस्ट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, और ये वर्क डन A to B तक है, तो दिस विल बी A to B, WAB। तो ये आपका डेफिनेशन आ गया, यहीं से ये फॉर्मूला भी बन गया, इसी डेफिनेशन से आप ये बना सकते हो, ठीक है। यही हमें आपको आगे प्रूफ करना है, और इसी को हम आगे कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे, समझेंगे जरा इस चीज़ को, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलो, तो जब हम वर्क डन की बात करते हैं, देखो सिंस हमने मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL, हमने क्या माना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL, तो स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, DW इक्वल्स टू क्या आएगा, F.dl, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी F.dl, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़े थोड़ा, ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हो देखो फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कौन सा है, तो फोर्स हमारे पास कौन सा है, जल्दी बताओ, अगर हम फोर्स की बात करें तो हमारे पास फोर्स कौन सा है, हमारे पास फोर्स है -Q टाइम्स E, है कि नहीं, बताओ, -Q टाइम्स E है ना भाई, -Q टाइम्स E क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया ना, हमारे पास ये वाला फोर्स दिख रहा है ना, ये वाला फोर्स, इसी को तो हमें यूज़ करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वाला फोर्स जब तक आप नहीं लगाओगे बेटा, ये वाला फोर्स तब तक कैसे काम चलेगा बताओ, ठीक है, आपको बताया था ना मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो आपने लिखा -Q नॉट E, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे .dl हो चुका है, ठीक है। देखो ये DW है, हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से -Q नॉट E.dl, है ना, -Q नॉट को बाहर निकाल लो, तो -Q नॉट इंटीग्रेशन ओवर E.dl हो गया, और ये इंटीग्रेशन किसका है, लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, A to B तक होगा, ये मैं पहले ही बता चुका था। तो क्या यहाँ से ये वर्क डन जो दिख रहा है आपको, ये वर्क डन क्या दिख रहा है, ये वर्क डन दिख रहा है -Q नॉट E.dl, और आपको निकालना क्या है, WAB अपॉन Q नॉट, देखो WAB अपॉन Q नॉट आपको चाहिए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये WAB तो है, ये भाई A to B वर्क डन ही तो है, ये A to B तक इंटीग्रेट तो हो रहा है ना, ये वर्क डन WAB है, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन से, यू कैन से WAB, देखो WAB आपके पास दिख रहा है, आप Q नॉट से डिवाइड कर दो, दिस विल बी Q नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ A to B
EDL, ठीक है, ठीक, वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना माइनस क्यों आया, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, और यही तो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसी के आगे एक और वर्ड भी लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस BA, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग, ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आ रही पोटेंशियल भी तो हमें निकालना है, ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 2 पॉइंट पे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। भाई हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो अब वो दूसरी वाली पार्ट अब वो यहाँ पे हम समझ लेंगे, ठीक है, तो आप इसको अलग से ही समझ लो, ठीक है, बेटर होगा आप अलग से हेडिंग बना लो, ये हेडिंग ठीक रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम, हाँ ये लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाला हेडिंग हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, एट अ पॉइंट, क्योंकि अब आपको डिफरेंस नहीं करना, तो अब हम डिफरेंस हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है। और ये एट अ पॉइंट कैसे आएगा, तो ये भी लाइन इंटीग्रल से ही आएगा, क्योंकि सब कुछ लाइन इंटीग्रल से ही रिलेटेड है, हमने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है। इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो डिफाइन करने का तरीका समझो जरा। देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो ये भी है, लेकिन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये भी ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये भी ठीक है। इन मूविंग कहाँ से कहाँ, देखो बेटा इन मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हो। इस केस में हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे है, जहाँ से हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और एक दूसरा पॉइंट है जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट कैसा होगा मैं बताता हूँ। देखो फिगर वही होगा ऑलमोस्ट, फिगर में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में एक बार तो सेट हो चुका होगा कि फिगर कैसे होंगे, कैसे ड्रॉ करना है। हाँ, आपको एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से निकालना है फिगर के हिसाब से। देखो कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको एक पॉइंट मान लेना है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए इज एट इनफाइनाइट, हमने मान लिया ए को इनफाइनाइट पे, ठीक है, एंड पॉइंट बी हमने जहाँ पे माना हुआ है उस पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, एंड पोटेंशियल एट बी विल फाइंड, ठीक है, हमें विल फाइंड, ठीक है, हम पोटेंशियल एट बी फाइंड करेंगे। अब देखो होता क्या है, देखो ये इनफाइनाइट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, समझो जरा। तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज समझ रहे हो ना, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, अब आप इनफाइनाइट से बी तक अब आ गए बेटा, अब ये ए था, ए अब इनफाइनाइट हो चुका है, अब ए इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से अब बी तक आप आ रहे हो, ठीक है। तो अब बी तक आप आओगे तो बेटा इस बी पे जो पोटेंशियल होगा, यानी ये वी बी, यही तो हमें निकालना पड़ेगा एट एनी पॉइंट बी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। लेकिन जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इनफाइनाइट पे, ये पोटेंशियल कितना होगा, दिस पोटेंशियल विल बी जीरो। तो क्यों होगा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो, ये आप याद रख लो, बी प्रोपोर्शनल 1/r होता है। ये हम अभी निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जब r इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल जीरो अपने आप, इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो ही होता है, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। और बाकी ये r डिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे हम। तो इस r डिस्टेंस की वजह से इस चार्ज का इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल आपका इसी तरीके से वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे r की डिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, और यही पोटेंशियल हमें निकालना है। दिस पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड, इसी का एक्सप्रेशन तो निकालना है। तो भैया एक सोर्स चार्ज है जिसके रीजन में एक टेस्ट चार्ज को, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कौन जा रहा है, तो ये कौन जाएगा, टेस्ट चार्ज को लेके जाना है, याद रखना। टेस्ट चार्ज को पॉइंट इनफाइनाइट से बी तक लेके जाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन एज द पोटेंशियल electrostatic potential at a point may be defined as the amount of, it is defined as, you can say it is defined as the amount of work done,
ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट कहाँ से मूव कर रहे थे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ठीक है, टू द गिवन पॉइंट कह सकते हो, टू अ पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट में आप मूव कर रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से निकल के आया और इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आ जाएगा, जैसा कि हमने आपको भी बताया था। देख लो एक बार डेफिनेशन में, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो तो अभी हमने बताया था BB माइनस BA इक्वल्स टू क्या बताया था, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यही तो बताया था ना, दिस विल बी द पॉइंट। इसी को हम इस फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, कैसे भाई, VB मतलब पोटेंशियल एट बी हमें निकालना है, VA कितना होगा, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट हो जाएगा, एंड दिस विल बी द वर्क डन फ्रॉम A टू B, तो ये इनफाइनाइट टू B हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो VB हमें निकालना है, ये तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन इनफाइनाइट B डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो कहीं ना कहीं हमें मिल चुका है, यही तो वर्क डन आएगा, दिस विल बी द वर्क डन, पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द B डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, जरा एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे जरा समझेंगे। देखो अभी इसके पहले जहाँ तक हमने बात की थी, क्या देखा था हमने देखा था कि माइनस में हो रहा था वैल्यू, माइनस में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, याद है, अभी हम बता रहे थे आपको, देख लो यहाँ पे, ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा, जरा समझना, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल में भी ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे, देखो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंस वी हैव, अभी हमने देखा था क्या देखा था बेटा, अभी हमने VB माइनस VA विच इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A टू B लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इतना अभी हमने प्रूफ किया, अभी इसके ठीक पहले प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे, देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे, अभी देखो इसे शुरू कर रहे हैं, ठीक, देखो तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये BB हो जाएगा, BB एट एनी पॉइंट B, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट B, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, क्यों 0 भाई, इनफाइनाइट पे हो गए ना, भैया वो इनफाइनाइट पे 0 हो गया। अब देखो इक्वल्स टू WAB, तो W इनफाइनाइट भी हो जाएगा डिवाइड बाई Q0, भाई यही तो पॉइंट आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस A टू B, नहीं अब इनफाइनाइट टू B जाएगा बेटा, याद रखना, ठीक है, दिस विल बी EDL। चलो क्लियर। अब देखो तो हमें क्या चाहिए, पहले वर्क डन को समझो, वर्क डन निकालना बहुत ज़रूरी है, तो ये होगा इनफाइनाइट B इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से Q0 इधर हो जाएगा, माइनस Q0 इनफाइनाइट टू B EDL हो जाएगा। भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, वैसे निकालने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है उसके लिए हम थोड़ा सा अलग कंसीडरेशन करना चाहते हैं। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ तक आपको जो वैल्यू दिख रही है, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट B विच इज इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। आप यहीं तक अभी मान के चलो, इसके बाद हम अगले टॉपिक में एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक आपको सिर्फ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देना था, और याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड थी, इसलिए हमने लाइन इंटीग्रल को ही जो है हाईलाइट करके चला है, यहाँ तक आपको किया एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया है आपको, एक बार आप देख लेना बेटा, बुक आपको बस एक बार रीड कर लेना है, आपकी सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी एक बार में। चलो तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट निकल के आता है, अब आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखो अभी तक हमने एक्सप्रेशन फाइंड नहीं किया, देखो इसलिए मैंने उस टॉपिक को वहाँ पे स्किप किया, क्योंकि वो उसके आगे का पॉइंट अब आएगा, वो वहीं तक था एक्चुअली में, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में बताना था। तो हमने लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज एंड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये हमने देख लिया था ऑलरेडी। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने देखा था पॉइंट के लिए, किसी भी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल को भी क्या देखा था हमने, वी बी माइनस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट डिवाइड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट टू बी तक। अरे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी देख चुके थे थोड़ी देर पहले ही, बस उतना ही एक्सप्लेन करना था आपको। अब आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर, देखो दोनों केस में हम फाइंड करेंगे, पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, फिर एट अ पोटेंशियल के लिए, एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे किसी भी गिवन पॉइंट पे। तो एक्सप्रेशन फॉर, यू कैन से एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल लाइन बनाते हैं, ज़रा लाइन से समझो ज़रा इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर बन जाता है। ठीक है बेटा, चलो। तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन कुछ नहीं है, मान लो आपका एक सोर्स चार्ज है यहाँ पे, ये क्या है आपका एक सोर्स चार्ज है भैया। ये क्या है, ये है आपका सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया था, ओरिजिन, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चाहो तो आप बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आपने ही लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करेंगे। आपने डेफिनेशन में देखा होगा, हमने लास्ट में लिखा था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चार्ज को इधर से लेके नहीं जाओगे, इधर से लेकर आओगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, हम लेके इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चार्ज को आप इधर से इधर लेकर आओ, ठीक। तो लेट से कोई पॉइंट है, लेट से पॉइंट ए, और आपको मान लो कोई पॉइंट बी तक लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है हमारा Q0, दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब आपको टेस्ट चार्ज को यहाँ से बी तक लेकर आना है, भाई लेकर आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। चलो, तो अब ने क्या बताया था कि जब आप लेकर आते हो तो लेट से एट एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने मान लिया था P, याद आ रहा है, उस पर हमने मान लिया था ये हमारे पास टेस्ट चार्ज था। अब इस टेस्ट चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी ना, इधर होगी कि नहीं होगी बताओ, और वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस Q0 टाइम्स C, सॉरी माइनस नहीं, Q0 टाइम्स C होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन Q0 टाइम्स E इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, जब उस पॉइंट पे हम आए थे तो हमने बताया कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, हमें लेकर इधर जाना है, तो हमारे पास जो फोर्स है वो कौन सा होगा, इसके अपोजिट Q0T। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि इस पॉइंट P पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट P, आर्बिट्रेरी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो उस इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज फोर्स को इक्वल करना जरूरी है, इसलिए हमने अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, माइनस Q0 टाइम्स E, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स हमारे पास लगना है इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स लगना है। अब आते हैं जरा कुछ पोजीशन वेक्टर की बात कर लें। तो जैसे हमने बताया था सोर्स चार्ज से इसकी पोजीशन वेक्टर, देखो डायरेक्शन भी है पोजीशन वेक्टर की, याद रखना इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। दिस इज द बी, भाई वेक्टर आर बी। अब भाई सोर्स से आप यहाँ तक ए तक जा रहे हो, तो सोर्स से ए तक जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए, पोजीशन वेक्टर आर। और सोर्स से आपको यहाँ भी तो जाना है, इस पॉइंट पे भी तो जाना है, पॉइंट P तक, इसको हमने मान लिया वेक्टर आर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम P तक तो आ गए, हमने माना एक आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जैसा हमेशा मानते हैं, तो P टू Q तक हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ये P टू Q तक हम आ रहे हैं, P टू Q तक, ये DL हमारा हो गया, ये DL के डायरेक्शन है इधर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलो, तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो बेटा अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखना डेफिनेशन आपका वही है जो हमने इसके पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन आपका वही रहेगा जैसे डेफिनेशन मैं आपको बताया था, फिर से बोल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन बिटवीन दिस टू चार्ज, सॉरी वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ठीक है, डिवाइड बाई अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड दिस वर्क डन शुड बी डन अगेंस्ट द, क्या कह सकते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मस्ट बी डन।
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलो वही चीज़ें हैं, फिर से यहाँ पे बनाते हैं, एक बार एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। मतलब आपका कुल मिला के वही पॉइंट, वही डेफिनेशन है, बी बी माइनस बी ए, क्या बताया था मैंने, याद आ रहा है, बी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज, यही तो अभी डेफिनेशन बताया था ना, तो इसी की डेफिनेशन यही है। अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सप्रेशन पे। जब एक्सप्रेशन पे आप आओगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो इसके पहले भी हम बता चुके थे आपको, हमेशा शुरुआत करेंगे देखो स्मॉल वर्क डन से, क्योंकि आपको वर्क डन ही निकालना है। तो आपने कहा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL हो रहा था, तो हमने कहा बेटा ठीक है आप स्मॉल वर्क डन निकाल लो, F डॉट DL कर लो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। जब आपने कहा कि सर यहाँ तक तो ठीक है, इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स कौन सा होगा, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये अगेंस्ट में चल रहा है, तो Q0 टाइम्स E हो जाएगा DL। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ से देखोगे तो बेटा देखो यहाँ से आपने लिखा सर माइनस Q0 E, अब देखो E DL के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, ज़रा बताओ मुझे ज़रा, इस फोर्स की मैं बात करूँ, इस फोर्स की, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, DL किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। देखो जरा यहाँ पे आपको समझना होगा, हम E DL की बात कर रहे हैं, यहाँ पे E DL की बात कर रहे हैं, सॉरी फोर्स नहीं, E DL की बात कर रहे हैं, फोर्स की तो डायरेक्शन इधर है, हम E की बात कर रहे हैं। देखो E डॉट DL है, वहाँ से हमें यही समझना है E डॉट DL। जब E डॉट DL की हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है टर्म, तो E DL की जरा डायरेक्शन देखो जरा, E आपका इधर जा रहा है, DL इधर जा रहा है, यानी एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये आपको समझना होगा। यहीं पे कुछ गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, क्योंकि वो फोर्स को समझने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में ही तो हम लेंगे ना एंगल, तो इसके बीच में एंगल कितना है 180, तो हम लिखेंगे Q0 E DL cos 180। अरे भाई A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वही है ये, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 -1, तो माइनस Q0 E DL, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस Q0 E DL, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज़ द स्मॉल वर्क डन DW, ये स्मॉल वर्क डन आया है, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉल वर्क डन Q0 E DL, ठीक है। अब जरा समझेंगे थोड़ा सा आगे। अब हमें पता है कि जो भी हम वर्क डन निकाल रहे हैं वो P टू Q तक के लिए निकाल रहे हैं, तो पॉइंट P पे आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा R चल रहा है, पोजीशन वेक्टर R चल रहा है, तो क्यों ना इस DL को हम R से रिप्लेस कर दें। जरा देखो बेटा, यहाँ P टू Q DL चल रहा था, अगर मैं Q टू P की बात करूँ तो इसी डिस्टेंस को मैं DR लिख सकता हूँ, बताओ भाई सेम डिस्टेंस है, हमने सिर्फ DR में कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि R की डायरेक्शन इधर जा रही है, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सिंस डायरेक्शन ऑफ DR एंड DL आर अपोजिट, आर अपोजिट है बस, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं DL इज रिप्लेस बाई माइनस DR। भाई DL को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, -DR से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये R पे ही डिपेंडेंसी होगी उसकी, भाई KQ/R², तो वहाँ पे R के टर्म में ही आपको इंटीग्रेट करना है, तो पोजीशन वेक्टर आपको R के लेके चलना है, किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, ठीक है, तो DR के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। चलो भैया कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, तो यहाँ DW इक्वल्स टू कितना आएगा Q0 E, और यहाँ से आपने DR रख दिया, देखो -DR है तो ये माइनस में आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, तो यहाँ पे आपने कर दिया -DR, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आपको क्या रखना है, अब आपको वैल्यू रखना है सिर्फ, और आपको सॉल्व कर देना है। अभी हमने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो वो R पे डिपेंड कर रहा है ना, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द पॉइंट P, दैट इज R। तो अब आप क्या निकालोगे यहाँ से, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा इसमें रख दे, एक मिनट रुकना जरा, हाँ ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सीधा सीधा रख देते हैं, DW इक्वल्स टू माइनस Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4πε0 इंटू Q/R², सोर्स चार्ज, ठीक है। अब ये क्या है DR, ठीक है, चलो डन। अब आपको क्या करना है, आपको बस इंटीग्रेट कर देना है, देयरफॉर DW इक्वल्स टू, देखो ये DW चल रहा है अभी, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं अब इंटीग्रेट कर ही देते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे मतलब तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा A टू B, क्योंकि आप A टू B तक जा रहे हो, ठीक है, तो ये PQ तक के लिए था क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब आप A टू B तक जा रहे हो, A टू B तक जा रहे हो, तो बेटा आप A टू B तक लिख दोगे,
ठीक है। लेकिन डी आर के रिस्पेक्ट में है तो पोजीशन वेक्टर लिख दो सीधा सीधा आप आर बी और ये आर ए, ये ज़्यादा बेटर है। ओके चलो यहाँ पे आ जाओ जरा, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। -1/4πε0, ठीक है। क्यू नॉट क्यू मिल गया, यहाँ से देखो क्यू नॉट और क्यू भी मिल गया, नीचे आर स्क्वायर भी मिल गया, ये डी आर मिल गया। भाई ये कांस्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल लो ना, यहाँ रखने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया 1/q इंटू क्यू नॉट, देखो q इंटू क्यू नॉट में लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लिख सकता हूँ, 4πε0 बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। समझना इस बात को। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1/r² dr, बचा कि नहीं बचा। ये आर बी सॉरी आर ए से बी तक जा रहे हैं ना बेटा, आर ए टू आर बी, ठीक है, आर ए टू आर बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेट करते ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, और आप कुछ कर सकते हो क्या बताओ भाई, इंटीग्रेट ही तो करोगे ना भाई। 1/क्यू नॉट डिवाइड बाई 4πε0, देखो समझना इसमें कोई दिक्कत। इसको 1/r² को अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेट करके 1/r² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/r होता है, और वो भी माइनस में होता है, ठीक है। देखना इंटीग्रेशन इसका आएगा -1/r, ठीक है। नहीं पता तो एक बार आप कर लेना, मैं क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आर ए और ये आर बी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में मैंने बताया था। ओके सो दिस विल बी माइनस, देखो ये माइनस दिख रहा है यहाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर ले आओ, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, कोई तकलीफ। बचेगा यहाँ से क्यू नॉट डिवाइड बाई 4πε0। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1/r बच गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/rb माइनस 1/ra, दिस विल बी द वर्क डन WAB, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या निकाला बेटा, ये हमने निकाल लिया वर्क डन। अब हमें चाहिए क्या, जरा यहाँ पे देख लो, एक नज़र डालो यहाँ पे, हमारी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन तो यही था ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल टू द वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइड बाय यूनिट डिस्चार्ज, यही तो था। WAB अपॉन क्यू नॉट चाहिए, वहाँ से WAB तो दिख रहा है, क्यू नॉट से डिवाइड कर लो, या वहाँ पे क्यू नॉट दिख रहा है उसको उठा के डिवाइड करा लो। तो क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ दिख रहा है मुझे लगता है, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ क्लियर हो जाएगा, टॉपिक लास्ट है बस। तो आपने लिखा WAB है, इसको आपने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो था पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं से हमें पता चल जाएगा, दिस इज BB माइनस B है इक्वल टू दिस मच, और यही इक्वल टू किसके लिए, वहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या बचेगा, देखो Q बचेगा भाई, देखो Q नॉट यहाँ से उठ के यहाँ चला आया तो सिर्फ Q बचा, ओके Q हो गया, डिवाइड बाई 4πε0, ओके, इन ब्रैकेट 1/rb माइनस 1/ra, आई बात समझ में। तो ये आया पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। याद रखना बच्चे गलती कर देते हैं 1/ra 1/rb में, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ठीक है। किसी गिवन एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, यही सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको, सेम एक्सप्लेनेशन होगा, सेम डेरिवेशन भी होगा, चेंजेस सिर्फ कहाँ होंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चेंजेस स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस हो चुका है, अब हम एट अ पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, समझना कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चेंजेस को समझ जाओगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं पे समझ जाओगे, ठीक है। देखो 1 बाई 1 समझ जाते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक। पहले इसको डिफाइन करना सीख ले भाई, डिफाइन इसके पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। क्या डिफाइन किया था हमने, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, क्योंकि आप पोटेंशियल निकाल लो किसी गिवन पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, यू कैन से फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, मतलब आपको किसी भी गिवन यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस गिवन पॉइंट पे लेकर आना होगा जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, और उसी पॉइंट पे लाने में आपने जो वर्क डन किया उस वर्क डन को ही हमने क्या कह दिया, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज नोन एज द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, याद रखना यूनिट डिस्चार्ज है और ये भी याद रखना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अच्छा, एक और बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे दिमाग में देखो अभी आया कि आप जब लेकर आ रहे थे A to B, उस केस में आपको ध्यान देना है विदाउट एक्सेलरेटिंग लेकर आना है, एक्सेलरेशन नहीं करना है। मतलब जब आप पॉइंट A से B तक लेकर आ रहे थे तो भी आपको कांस्टेंट स्पीड में लेकर आना है, एक्सेलरेट नहीं करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट या फ्रॉम एनी पॉइंट टू द एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ये पॉइंट आप ऐड कर लेना डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में आपके काम आएगा कि ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे पॉइंट A टू द पॉइंट B विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है। चलो बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो, अब हमें क्या बात करना था, इनफाइनाइट। तो ये सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, अब इनफाइनाइट पे। तो बेटा ये हमने देखो यहाँ पे कर दिया इसको, ये इनफाइनाइट पे है। दिस इज द इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। ये हमने मान लिया ये A था, A हमारा अब इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, पहले A था, अब वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट पे है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है। तो डेफिनेशन जो हमारे पास था इसके पहले डेफिनेशन, वो क्या था, यही डेफिनेशन था ना। ठीक है, इसी डेफिनेशन पे आ जाओ। तो देखो ये तो पूरा एक्सप्रेशन हो चुका है, मैं दूसरा एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, एट पोटेंशियल एट अ पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, समझना कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये आरे हट जाएगा, अब ये इनफाइनाइट तक है तो इसको आप इनफाइनाइट कर सकते हो सीधा सीधा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनफाइनाइट पहुँच। ठीक है, ये क्यू नोट क्या है, ये टेस्ट चार्ज है, ये याद रखना, ये तो टेस्ट चार्ज है, ये तो टेस्ट चार्ज, चलो वो तो रहेगा ही, आप टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो। यहाँ पे क्या चेंजेज आएंगे, देखो यहाँ चेंजेज आएंगे, डेफिनेशन में आपको चेंजेज आ जाएंगे। और वो चेंजेस कहाँ आएंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई आप इनफाइनाइट से B तक ला रहे हो, तो A की जगह पे अब आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट B तक ला रहा है, जो ये A to B ना होकर के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू B। ये डेफिनेशन निकल कर आएगा। और इसी को थोड़ा शॉर्ट कर दोगे तो हमें पता है कि ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, W इनफाइनाइट B डिवाइड बाई क्यू नोट। ठीक है, डन है, पोटेंशियल एट पॉइंट B, यही एक्सप्रेशन हमें निकल के आएगा। अब इसी के थ्रू हम जो है एक्सप्रेशन निकालेंगे वहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने एक्सप्रेशन देखा था 1/RB माइनस 1/RA दिख रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा ये वाला अच्छा सा एक्सप्रेशन निकाला था ना, यहाँ से देख लो, यहाँ से W बाई क्यू नोट करके ये हमने पूरा एक्सप्रेशन निकाला था। इसी सेम एक्सप्रेशन को इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। जलाओ देखो चेंजेस कहाँ होता है, वहाँ देखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा भाई, सेम टू सेम चल रहा है, इसमें कुछ भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम होंगी। कहाँ पे चेंजेस आएगा बेटा, मैं चेंजेस पे बात कर रहा हूँ। देखो आप एज इट इज़ वही लिखोगे सारी चीज़ें। देखो मुझे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं रिपीट करूँगा आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता रिपीट करना चाहिए। अगेन यू कैन फाइंड, देखो रिपीट हो रहा है यहाँ से, DW इक्वल्स टू FDL, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि सर अब इनफाइनाइट से आप पॉइंट लेके जा रहे हो। ठीक है, अब आप इनफाइनाइट से लेके जा रहे हो, तो इनफाइनाइट से जब लेके जाओगे बेटा उसको, तो एट एनी पॉइंट P हमने मान लिया उसका क्या था, चार्ज क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट है उसका डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और वहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे थे, दो फोर्सेज, एक फोर्स क्यू नॉट ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक हमने बताया अपोजिट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमने मान लिया इक्विलिब्रियम के लिए चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड इक्वल इन अपोजिट फोर्सेज शुड बी अप्लाइड। That's why this is force equals to minus q naught E and this is equals to minus q naught E. And here once again you can find E dot dl and both having the opposite direction. You can find E is the right and dl will be the left. So angle will be 180. In that case angle equals to cos and 180 minus 1. So it becomes minus and minus plus. This is equals to q naught E dl. Okay. So यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सेम चल रहा है। ठीक है, once again you can say sir this is q naught E dl. Okay, no problem. But what about dl? dl should be replaced by dr. हमने बताया था ना कि आपका dl इधर जा रहा है, देखो dl इधर जा रहा है, सॉरी P to Q तक जा रहा है, dl इधर लेफ्ट साइड, राइट इधर। लेकिन अब dr की बात करोगे क्योंकि r की डायरेक्शन तो इधर है ना बेटा, ये r की डायरेक्शन है, यू कैन से r कैप दिस वे, तो dr भी तो इधर ही जाएगा। सो यू कैन से बोथ आर अपोजिट। सो जस्ट आप रिप्लेस कर दो, dl विल बी रिप्लेस बाई माइनस dr, बस आपको ये याद रखना है, dl विल बी रिप्लेस बाई dr। ठीक है, तो वही हमने माइनस dr में रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं किया, नथिंग न्यू। अब आपको मिल चुका है dw जब मिल चुका है यानी स्मॉल वर्क डन आपको मिल चुका है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसके बाद आ जाओ,
भाई अब आपने कहा कि सर डी डब्ल्यू तो हमें मिल चुका है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपने रख दिया 1/4πε0 Q ओपन आर स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपने कहा कि ये वर्क डन अब ए टू बी नहीं होगा, अब ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, इनफाइनाइट टू बी तक होगा, क्योंकि अब ए से इनफाइनाइट टू बी जा रहे हो, तो दिस विल बी इनफाइनाइट। भाई अब ए नहीं, अब इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट टू बी जा रहे हो आप आर बी। नाउ वंस अगेन यू कैन टेक दिस कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रल। देखो क्यू नॉट, क्यू बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, यहाँ से देख लो 4πε0 बाहर आ जाएगा, राइट। सो रिमेनिंग विल बी, यहाँ से क्या जाएगा, ये आर ए हट के अब इनफाइनाइट हो जाएगा वंस अगेन, एंड दिस विल बी अगेन डब्लू, ये कितना आ जाएगा, डब्लू इनफाइनाइट भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अब इनफाइनाइट भी हो गया, यहाँ से सब कुछ सेम हो, एज इट इज सेम होगा। देखो -1/r, अब ये आपका क्या हो गया, ये आर ए की जगह पे अब इनफाइनाइट हो गया है, ये क्या है आपका, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस बाहर निकालना है, प्लस हो गया क्यू नॉट डिवाइड बाई दिस मच, ठीक है। ये ए भी नहीं है, ये इनफाइनाइट भी है अब आपका, ठीक है, क्योंकि आप इनफाइनाइट से बी तक ला रहे हो, ठीक है। नाउ द अपर लिमिट आर बी, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, तो अब ये आर ए हट के क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ मैंने वही किया है जो आप तक अभी तक आपने पढ़ा था, देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या मिल गया, सिंस डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इक्वल्स टू कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इक्वल्स टू देखो प्लस क्यू नॉट डिवाइड बाई 4πε0 इन ब्रैकेट 1/RB माइनस 0, भाई 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है ना, तो 0 हो गया। तो अब आपको क्या मिल गया, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इस क्यू नॉट को डिवाइड कर दो, भाई डब्ल्यू डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज चाहिए ना, दिस इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ से, क्यू डिवाइड बाई 4πε0, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बच गया 1/RB, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी पे पोटेंशियल है ये, और ये पोटेंशियल बी पे कैसे पता चला, तो भैया इससे पता चला, देखो कंपेयर दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, लुक एट दिस पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच इक्वल टू दिस मच, जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक जनरल फॉर्म निकल के क्या आता है, अगर आपसे कोई एक सिंपल लैंग्वेज में पूछता है, ठीक है, एनालॉगस जिसको हम बोलते हैं, एनालॉगस का मतलब क्या है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, फोर्स लिखा, देखो आपने लिखा कि सर फोर्स क्या होता है, तो क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आपने लिखा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा, तो क्यू ओवर आर स्क्वायर लिखा आपने। तो बेटा पोटेंशियल भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्यू बाई आर। इन जनरल क्या लिखेंगे, इन जनरल पोटेंशियल कैन बी रिटन एज क्यू बाई आर। क्यू बाई आर कैसे है भाई, यहाँ से समझाता हूँ, देखो आओ समझाता हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है, समझा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। देखो इसी पॉइंट पे आ जाओ भाई। अब मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट आर बी था, मतलब बी मतलब कोई पॉइंट था ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस थी ये आर बी, हमने मान लिया वो पॉइंट कोई भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आर है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सोर्स चार्ज, समझना बहुत ध्यान से, लेट्स से दिस इज द सोर्स चार्ज, लेट्स से द डिस्टेंस इज आर, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट पी, डिस्टेंस इज आर एट एनी पॉइंट पी, देन पोटेंशियल एट पी क्या होगा, पोटेंशियल एट पी कितना आएगा, तो वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस मच क्यू बाई आर, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल लिख सकते हो आप 1/4πε0। देखो कैसे, देख लो बेटा कैसे, देखो ये क्या है, डब्ल्यू इनफाइनाइट बी बाई क्यू नॉट क्या था, ये क्या था, पोटेंशियल एट बी था, यानी ये कुल मिला के क्या है, ये पोटेंशियल एट बी है। हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट पी, तो हमने क्या दिया कि इसको वी, सिंपल जनरल फॉर्म में वी रख दिया, तो इस इज वी इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0। देखो 1/4πε0 इंटू क्यू कर लो, बात तो वही है, सेम टू सेम, 1/r यानी डिवाइड बाई आर, बात तो वही है भाई। आर भी यहाँ लिया था हमने, यहाँ पे सिंपल आर लिया है डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल, जो इसके एनालॉगस है, ठीक है, आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, आपके लिए। तो ये था हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद का जो पॉइंट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि
मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, स्टार्टिंग का पार्ट था इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद के जो वीडियो होंगे वो हम थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी कवर करने की, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। थैंक यू।